नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब घर में कुशलतापूर्वक होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने अपने अंतिम अंक पे शब्द विचार के अध्याय को प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसके विभाजन के अंतर्गत एक उसका विभाजन पूर्ण कर लिया था और उसके अंतर्गत उसका जो उपविभाजन था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो इस प्रकार से शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने उसका एक विभाजन जो कि किसके आधार पे था, वो रचना और बनावट के आधार पे जो विभाजन था, जिसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया था, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसका अध्ययन हम लोग पूर्ण कर चुके थे और उसी के आगे से आज हमको अपनी चर्चा का प्रारंभ करना था। तो आइए आज हम लोग शब्द विचार के एक दूसरे प्रकार के महत्वपूर्ण विभाजन पे अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको अंतिम क्लास में बताया था कि जो शब्दों का विभाजन है वो मूल रूप से कितने प्रकार से किया गया है, वो मूलतः 4 प्रकार से किया गया था। जिसमें पहला विभाजन था आपका रचना और बनावट के आधार पे। दूसरा विभाजन आपका था उत्पत्ति के आधार पे कि कोई शब्द जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है। ठीक है, उसके आधार पे हम लोगों ने शब्दों का विभाजन किया था, जिसको आज की क्लास से हम लोग प्रारंभ करेंगे, उसी का हम लोग आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण विभाजन जो हम लोगों था वो अर्थ के आधार पे था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शब्दों का विभाजन 2 प्रकार से किया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के रूप में। और अंतिम विभाजन जो हमारा था वो विकार के आधार पे था। चार्ट आप लोगों के पास मैंने अपनी अंतिम क्लास में आप लोगों को बनवा दिया था, तो आशा करता हूं वो आप लोगों के पास होगा। तो दूसरे प्रकार का जो विभाजन है हमारा, जो हमारा कौन सा था, उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा विभाजन था साथियों, वो कितने प्रकार से था, तो वो हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पे हमारा जो विभाजन था वो निम्न 5 प्रकार से था। उसका विभाजन 5 प्रकार से था। पहला उसका था तत्सम शब्द। अब आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि क्या तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण विभाजन था वो था तद्भव शब्द। तीसरे विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था इसका देशज शब्द। चौथा विभाजन इसका था विदेशज शब्द। और अंतिम विभाजन इसका था हमारा जो कहलाता है संकर अथवा मिश्रित शब्द। तो इन्हीं पे आज हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और आगे के भी देखेंगे कि जो शब्दों के विभाजन के जो 2 अन्य प्रकार हैं उस पे हम लोग अपनी चर्चा को देखेंगे। तो पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए मित्रों, पहला विभाजन जो उत्पत्ति के आधार पर किया गया था वो था आपका तत्सम शब्द, है ना। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। और ये हम लोगों का व्याकरण के अंतर्गत लगभग हर परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के रहते ही हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए, या किसी शब्द दिया होगा तो उसका तत्सम पूछ लेगा, या कोई तद्भव देकर के या तत्सम देकर के उसका आपसे तद्भव शब्द पूछ लेगा। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो आपका एक
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि पहचानना जो होता है, आप एक छात्र के लिए काफी कठिन हो जाता है कि कैसे हम उसको तत्सम और तद्भव करें। तो देखिए इसकी बहुत सरल सी छोटी छोटी पहचान है, ठीक है ना। देखिए शब्द क्या कहता है, ये शब्द को ही याद देखिए। मैंने जब अपनी पहली क्लास भी प्रारंभ की थी तो अपनी चर्चा के दौरान मैंने आप सबसे कहा था कि आप जितना शब्दों के अर्थ को जानेंगे या आप अपना जितना जो वोकैब है, शब्दकोश है, उसको जितना पढ़ाएंगे, हिंदी आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। तो यहां पे देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, यह शब्द लिखा हुआ है तत्सम। तत्सम, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए मीनिंग क्या बनी, तत् धन सम। दो शब्दों से मिलकर के यह आपका एक शब्द बना तत्सम, तत् धन सम, ठीक है ना। तो यहां पे तत् देखिए संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उसका। क्या अर्थ होता है, उसका। और सम का अर्थ होता है समान, समान। अब देखिए आप समझने का प्रयास करिए तत्सम होता क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं कि तत्सम आप पेपर में होगा तो आप कैसे उसको देखोगे, कैसे उसको समझोगे। तो उसके समान, इसकी मीनिंग क्या हो गई, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ जो निकला वो हुआ उसका, या इसी को लिख ले उसके, उसका या उसके समान जो शब्द है। अब कौन सा शब्द है, अब देखिए आपको यहां पर यह देखना है कि किसके समान की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप भाषा के पोर्शन में जाएंगे जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो पिछली क्लासों में भी मैंने एक पॉइंट के रूप में आपको बताया था कि भाषा का जो विकास क्रम है, ठीक है ना, भाषा का जो विकास रहा है, तो हमारी जो हिंदी भाषा आई है इसकी आदि जननी भाषा क्या है, इसका विकास किस भाषा से हुआ है, तो वो हुआ है संस्कृत भाषा से, है ना। किस भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा से चलते चलते संस्कृत के बाद आपकी दूसरी भाषा कौन सी आई, पाली आई। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी, ठीक है ना। तो ये हमारी भाषा का विकास का क्रम रहा है कि संस्कृत से किस काल में भाषा होते हुए हमारी हिंदी तक आई है ना। तो उसका विकास क्रम पेपर में ये भी कभी कभी बार सीक्वेंस लगाने को आपसे पूछ लेता है। कई बार पेपरों में ये सीक्वेंस पूछा गया है कि भाषा का सही क्रम क्या रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले, अच्छा जब संस्कृत की बात करेंगे आप, तो संस्कृत के भी हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है वैदिक संस्कृत, और दूसरी मित्रों होती है लौकिक संस्कृत। कैसी, लौकिक संस्कृत, है ना। तो नाम से ही क्लियर है, वैदिक संस्कृत यानी जो वेदों का युग रहा होगा। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि पहले वेदों में जो संस्कृत युग होती थी, जब वेदों के समय जो भाषा मतलब बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती थी, वो हमारी भाषा कौन सी कहलाई, वो वैदिक संस्कृत कहलाई। और वैदिक युग के बाद इतिहास में जब आप उसको पढ़ेंगे तो संभवतः वो युग आ जाता है आपका वेदों के बाद और लगभग महाजनपद कालीन युग, है ना, महाजनपद कालीन युग। तो उस समय जो संस्कृत हमारी प्रयुक्त हुई वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आ जाती है। कौन सी, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद आपकी क्या हुई, पाली भाषा आई। उसके बाद ये परिवर्तित हुई किसमें, प्राकृत में, अपभ्रंश में और हिंदी में, ठीक है। तो ये भाषा जब बनी तो देखिए यहां के जो शब्द थे, ठीक है ना, तो पाली भाषा में ऐसा नहीं हुआ कि पाली भाषा पूरी की पूरी नहीं आ गई, नहीं। उसमें हुआ क्या कि ये कुछ इस भाषा के शब्द जो थे वो इसमें जुड़ गए, है ना, जुड़ गए, और कुछ नए शब्द इस भाषा के प्रयुक्त होने लगे, कुछ नए शब्द इस भाषा के प्रयुक्त होने लगे, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या हुआ, जब ये भाषा आई तो ये शब्द इसी प्रकार आगे बढ़ते चले गए। कुछ प्राकृत भाषा में कुछ शब्द किसके रहे, संस्कृत के रहे, और कुछ इसने पाली से ले लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या हुआ, अपभ्रंश में संस्कृत के कुछ शब्द आए और कुछ क्या हुआ,
संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। ठीक है ना, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। तो यहां से देखिए समझने का प्रयास करिएगा और इस शब्द को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, अब यहां से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम हिंदी में तत्सम की व्याख्या करते हैं, जब हम हिंदी के अंतर्गत तत्सम की व्याख्या करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ऐसे शब्द, ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे, प्रयुक्त होते हैं, है ना। इसकी परिभाषा आपकी क्या बन गई, देखिए इसकी परिभाषा आपके सामने आ गई कि यानी जो संस्कृत भाषा में शब्द प्रयुक्त होते थे हमारे, है ना, जो संस्कृत भाषा में शब्द प्रयुक्त होते थे वो इस भाषा के क्रम को, ठीक है, तय करते हुए हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त हो रहे थे, संस्कृत में जैसे प्रयुक्त हो रहे थे वैसे ही उनका प्रयोग किस भाषा में होने लगा, हिंदी भाषा में होने लगा। यानी जिस रूप में वो पहले थे उसी रूप में उसे हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिया, उसी रूप में हिंदी बिना किसी परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। तो ऐसे शब्द जो कहलाए वो आपके क्या कहलाए, ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाए। क्या कहलाए, तत्सम शब्द। तो फिर से इसको समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या हुआ। तो जब हमने इसको तोड़ा तो तोड़ने पे क्या मिला, तत् धन सम, तत् धन सम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तत् का मतलब उसका या उसके और सम का मतलब समान, ठीक है ना, उसका या उसके और सम मतलब समान। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा बनी ऐसे शब्द जो उसके समान है, किसके समान है, संस्कृत के समान है। यानी जो संस्कृत के शब्द वो हिंदी में उसी ही रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, उसी के समान प्रयुक्त हो रहे हैं, वही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा आसानी से वो समझ में आ जाएगा। अभी इसकी परिभाषा हमने आपको बता दी। अच्छा देखिए यहां पे ये शब्द है, तो देखिए इस शब्द का आपसे क्या किया जा सकता है, इस शब्द के खंड भी पूछे जा सकते हैं विच्छेद में, ठीक है ना। तो क्या तत् धन शब्द इसका विच्छेद हो जाएगा। एक काम इस हम और करते हैं कि इसका जो दूसरा प्रकार है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं और फिर दोनों के उदाहरण एक साथ आपके सामने रखेंगे तो उसको समझने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। तो ये तत्सम आपका क्लियर हो गया। आइए हम लोग इसके दूसरे प्रकार पे चर्चा करते हैं जो कि क्या है, तद्भव शब्द, ठीक है ना। दूसरा शब्द हमारा क्या है, तद्भव शब्द। तो फिर से साथियों हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे कि ये शब्द जो है इसको तोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसका जब विच्छेद हम करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इसका विच्छेद हमें करने पे मिलेगा तत् धन भव, तत् धन भव, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज कि यहां पे शब्द जो तत् है इसका अर्थ क्या हुआ, उससे, उसका या उससे, और भव का अर्थ हुआ उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि मूल चीज पर चलेंगे, उससे उत्पन्न होने वाला। इसका देखिए अर्थ क्या बना, तत्भव को हमने तोड़ा तत् धन भव में, ठीक है ना। तत् धन भव में हमारे सामने दो शब्द आ गए। तत् का अर्थ हमें मालूम है उसका या उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, यानी उससे उत्पन्न हुआ जो, ठीक है ना। तो किससे उत्पन्न हुआ, तो जाहिर सी बात है शब्द की बात कर रहे हैं। और हमारी सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी थी, वो हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे कि वो संस्कृत भाषा थी। उससे का अर्थ यहां किससे ले लेंगे, संस्कृत से,
ठीक है ना, संस्कृत से। और भाव मतलब उत्पन्न होने वाला। तो देखिए यहां पे इसकी परिभाषा आपकी क्या बनेगी, बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं कि तत्सम कैसे शब्द थे। हमने पीछे अभी देखा तत्सम कैसे शब्द थे। तत्सम ऐसे शब्द थे जो बिना किसी परिवर्तन के साथ स्वीकार किए गए, यानी जो संस्कृत भाषा में शब्द प्रयुक्त हो रहे थे वही क्या होने लगे, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। वे शब्द क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। ठीक है, लेकिन तद्भव क्या हुए, अब तद्भव क्या हुए कि जब संस्कृत से हम लोगों ने चला, भाषा का क्रम देखा, तो संस्कृत से क्या हुई, संस्कृत से पाली हुई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो इन पूरी यात्रा के क्रम में उन शब्दों में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, है ना, कुछ परिवर्तन हुआ। और यहां तक आते आते कहां तक, यानी संस्कृत से जो हिंदी की विकास यात्रा थी, है ना, संस्कृत से जो हिंदी की विकास यात्रा थी, उस विकास यात्रा में ये शब्द क्या हुए, कुछ परिवर्तन के साथ, जिनमें क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन के साथ जो शब्द स्वीकार किए गए, ठीक है, वही शब्द क्या हुए, तद्भव शब्द कहलाए। यानी भाव मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न हुए किससे, संस्कृत से। यानी अगर अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम अपने क्या कहते हैं दैनिक जीवन से लेना चाहें तो देखिए पुत्र जो है उसकी उत्पत्ति पिता से माता से होती है, ठीक है ना, पुत्र की उत्पत्ति माता और पिता से होती है। तो जो पुत्र उत्पन्न होता है उसमें कुछ ना कुछ गुण अपने पिता और माता के होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से अपने माता और पिता की तरह थोड़ी होता है, लेकिन हाँ कुछ गुणों को वो लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है ना, माता पिता के। तो इसी प्रकार से ये कैसे, ये तद्भव शब्द है। यानी क्या हुआ कि ये किससे उत्पन्न हुए, ये उत्पन्न हुए संस्कृत भाषा थे, तो कुछ गुण उसमें उनके संस्कृत भाषा के समाहित होते हैं, लेकिन होता क्या है, इतना यात्रा करने के क्रम में उनमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी, अथवा इसकी परिभाषा बनेगी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ, ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, वो कैसे शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। कैसे शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गया दोनों को कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे हमने लिखा आपके सामने, जैसे हमने लिखा सूर्य, ठीक है ना, सूर्य। जैसे हमने लिखा चंद्र, ठीक है। जैसे हमने लिखा हस्त, ठीक है। जैसे हमने लिखा अक्षी, जैसे हमने लिखा अच्छी। जैसे हमने लिखा कर्ण, ठीक है ना, हमने लिखा कर्ण। जैसे हमने लिखा हरिद्रा, ठीक है ना, हरिद्रा। जैसे हमने लिखा
नारिकेल, है ना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हमने आपके सामने लिख लिए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हमारी प्राचीन भाषा में क्या बोला जाता था, सूर्य बोला जाता था। सूर्य का हम लोगों ने परिवर्तित होकर के आज हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज। ठीक है ना, सूर्य को हम क्या बोलते हैं, सूरज। चंद्र को क्या बोलते हैं, चांद। चंद्र को क्या बोलते हैं, चांद। हस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ। हस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, हाथ। ठीक है ना। अच्छी, अच्छी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला अच्छी को बोलते हैं आंख। अब देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहीं बोलते हैं कि हस्त से, अपने हस्त से आप लिखिए। हम लोग जैसे बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने हाथों से उठा करके हमें वस्तु प्रदान करो। ठीक है, अपने हाथों से, या ये चीज हाथों से उठा दो। ठीक है ना। कपड़ा क्या करो, हाथ से धुलो। कपड़ा क्या करो, हाथ से धुलो। हमने एक उदाहरण ले लिया, कपड़ा जो है वो किससे धुला जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कपड़ा हाथ से धुला जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग कहीं ऐसे तो नहीं बोलते कि कपड़ा, हमने पूछा आपसे कि कपड़ा कैसे धुला जाता है, तो आप उसे कहते हो कि सर कपड़ा हस्त से धुला जाता है। ऐसा शब्द हम लोग कहीं प्रयोग करते हैं क्या, नहीं प्रयोग करते। हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य, कपड़ा किससे धुला जाता है, तो कपड़ा हाथ से धुला जाता है। ठीक है ना, हाथ से। हम लोग भोजन किससे करते हैं, तो क्या आपको रिप्लाई में आजकल ये मिलता है, क्या आपको जवाब में कोई ये देता है कि हम लोग हस्त से भोजन करते हैं, नहीं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अब क्या शब्द हो गया कि क्या हो गया, हम लोग हाथ से भोजन करते हैं। तो देखिए इस हस्त का स्थान किसने ले लिया, हस्त का स्थान किसने ले लिया, हाथ ने ले लिया। हस्त का स्थान किसने ले लिया, हाथ ने ले लिया। तो देखिए ये कुछ परिवर्तन के साथ क्या हो गया, भाषा में प्रचलित हो गया, है ना। हस्त कुछ परिवर्तन के साथ, और दोनों का देखिए अर्थ क्या है, अर्थ दोनों का सेम ही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन हुआ क्या कि वर्तमान में बोलचाल की भाषा में कौन सा प्रयुक्त होने लगा, ये प्रयुक्त होने लगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कर्ण। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए इस समय सर्दी बहुत चल रही है, ठीक है ना, ठंडी बहुत है, तो हम लोग छोटे बच्चों को कहते हैं कि अपने कान ढक करके रहो। क्या करो, कान ढक करके रहो। क्या हम लोग उनके बोलते हैं कि अपने कर्ण ढक करके रहो, कर्ण ढक करके रहो, तो समझी में नहीं आएगा उनको। तो देखिए प्राचीन काल में यह शब्द प्रयुक्त होता रहा होगा, प्राचीन काल में यह शब्द प्रयुक्त होता रहा होगा, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका एक परिवर्तित स्वरूप हमारे सामने आ गया। एक परिवर्तित स्वरूप हम प्रयोग में लाते हैं जो इसकी समान अर्थ को प्रदान करता है, जो कि क्या होता है, कान। ठीक है, कर्ण का क्या हो जाएगा, कान। इसी प्रकार हरिद्रा का, देखिए ये दोनों मैंने लिखे, जानबूझ करके लिखे क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हरिद्रा और नारिकेल बहुत ज्यादा बार पेपर में शब्द आपसे पूछा गया। तो हरिद्रा किसका होता है, आप सभी को याद होगा, हल्दी। ठीक है ना, हरिद्रा का हल्दी, और नारिकेल का नारियल, नारिकेल का नारियल। तो यहां से देखिए आपको दोनों मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिए। तो यहां पे जो शब्द लिखे आपके, देखिए अब देखिए, अब फिर अब जैसे आपके सामने पेपर में आ गया कि निम्न में पहचानिए तत्सम तद्भव कौन है। ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि निम्न में से तत्सम की पहचान कीजिए। 4 शब्द आपके सामने दिए होंगे, उसमें से क्या होगा, 3 तद्भव होंगे और 1 तत्सम होगा। तो आपसे पूछ देगा कि निम्न में क्या करिए, तत्सम की पहचान कीजिए। ठीक है, या दूसरा आपसे पूछ देता है निम्न में तद्भव की पहचान कीजिए, तो क्या होगा, विकल्प में फिर क्या होगा, विकल्प में उसी का उल्टा कर देगा। यानी अगर तद्भव पूछ रहा है तो 3 विकल्प जो होंगे वो तत्सम के होंगे और 1 तद्भव का होगा, और आपसे उसका आंसर पूछ रहा होगा। तो वहां पे बड़ी समस्या होती है बच्चों के सामने कि सर हम बताइए उसको कैसे पहचाने कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो देखिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, तत्सम तद्भव पहचानने का जो सबसे सामान्य मेन चीज जो है वो तो क्या कहता है, वो उसकी परिभाषा ही बता देती। देखिए मैंने क्या बताया, एक शब्द क्या, तत्सम, है ना। तो तत्सम क्या कह रहा है, तत्सम कह रहा है तत्धन सम, तत्धन सम। तत्धन सम का मतलब क्या, जो उसके समान है। अब किसके समान है, इसकी बात भी हो गई, किसके समान, संस्कृत के समान। तो यानी कुल मिलाकर के आपको यह देखना है जो संस्कृत के जैसा शब्द हो। ठीक है ना, संस्कृत से मिलता जुलता हुआ जो शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत से मिलता जुलता जो शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, संस्कृत से। और जो कुछ परिवर्तन के साथ होगा, जो कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया होगा वो क्या हो जाएगा, वो
तद्भव हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा? कुछ परिवर्तन या उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना। किससे? अब बात कर रहे हैं उससे, तो किससे? वो भाषा हो गई संस्कृत। संस्कृत से उत्पन्न होने वाला जो शब्द होगा वो होगा तत्पन्न। अब आप यहां से देख लीजिए। अच्छा, अब मेन बात है कि सर अब पहचानेंगे कैसे संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो देखिए, संस्कृत की भाषा जो है वो थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा मानी जाती थी, ठीक है ना। कठिन भाषा होती थी, ज्ञानियों की भाषा होती थी, ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे। सामान्यतः क्या हुआ होगा कि एक क्रम में हम लोग क्या कर पाए होंगे कि उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए होंगे, तो हमने क्या किया कि उसको कुछ परिवर्तन के साथ शब्द बोलना प्रारंभ किया, ठीक है। तो अब आप यहां पे एक चीज आसानी से निकाल सकते हैं कि संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो थोड़े से कठिन शब्द होते हैं। अब कठिन शब्दों की क्या पहचान होती है? तो जब आप क्या करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कोई एकदम विशेष नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत अधिक उदाहरणों को पढ़ते हैं या उस पर क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है आपको कुछ चीजें आप क्या करते हैं, स्वतः क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप अपने विवेक के अनुसार कुछ चीजों को देख पाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, उन शब्दों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जब आप बहुत ढेर सारे एग्जांपल लगाओगे तो आप देखोगे कुछ चीजें जो है वो कॉमन जैसी मिल रही है, ठीक है ना। तो उनकी अभी हम चर्चा कर लेंगे। एक दो चार पॉइंट है जिससे क्या कहते हैं आपको तत्सम और तद्भव को पहचानने में थोड़ी सी सुविधा होगी, तो उन पॉइंट्स पे हम अभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम सीधे सीधे एक चीज पर चर्चा करते हैं। वो चीज हमारी क्या है कि हम देख लेते हैं कौन सा शब्द कठिन है। अब देखिए, सूर्य और सूरज, सूर्य और सूरज, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, इन दोनों की हम सिर्फ तुलना करें, ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या देखते हैं कि यहां पे देखिए सूर्य में ये क्या है, एक क्या संयुक्त के रूप में आधा शब्द लगा हुआ है, थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है, ठीक है ना। अगर हम आपके सामने क्या करें कि सिर्फ ये दो शब्द रख दें, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने दो शब्द रख दें और इनमें से आपसे कहें जरा बताइए भैया इसमें थोड़ा सा आपको कठिन शब्द कौन सा लग रहा है या कौन सा शब्द ऐसा दिख रहा है जो संस्कृत से मिलता जुलता है, तो आप आंख बंद करके बता दो कि सर जी ये शब्द संस्कृत से मिलता जुलता है, ठीक है, और ये शब्द जो है थोड़ा सा सरल है, हिंदी के निकट है। तो जाहिर सी बात है जो कठिन शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, और जो सरल शब्द होगा वो क्या होगा, उसका तद्भव रूप हो जाएगा, वो उसका क्या होगा, तद्भव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए जब आप चंद्र की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए यहां पे ये शब्द आपका क्या होगा, चंद्र, ये तत्सम, हस्त और आत्म में ये हस्त, देखिए यहां पे क्या हुआ, आधा शब्द आ गया, ठीक है। अक्षी, देखिए संयुक्त अक्षर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्ण में देखिए ये आधा शब्द आ गया, ठीक। हरिद्रा में देखिए ये आधा शब्द, नारिकेल देखिए संस्कृत से मिलता जुलता शब्द, ठीक है ना। अब इसमें जैसे देखिए इसमें कोई आधा शब्द नहीं आया, लेकिन फिर हम इन दोनों शब्दों को लेकर के अगर कंपैरिजन करें कि नारिकेल और नारियल में बताइए कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत के ज्यादा निकट लग रहा है, तो वो शब्द देखिए आपको हो जाएगा कि सर ये नारियल जो है वो थोड़ा सरल शब्द है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हिंदी के निकट हो जाएगा, अर्थात वो कौन सा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, किससे, उत्पन्न होने वाला शब्द। और नारिकेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से इधर जो हमने देखे ये सारे किसके उदाहरण हो गए आपके, ये हो गए तत्सम शब्द के, ये क्या हो गए आपके तत्सम शब्द हो गए, और इधर वाले जो सारे हो गए ये आपके क्या हो गए, ये आपके तद्भव के उदाहरण हो गए। कैसे हो गए ये, तद्भव के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या एक पॉइंट मैंने बताया जो परिभाषा के आधार पे था, किसके आधार पे, परिभाषा के, यानी संस्कृत से जो मिलते जुलते शब्द थे वो क्या हुए, वो सारे तत्सम हो गए, और जो उससे उत्पन्न हुए यानी जिनमें कुछ परिवर्तन हुआ जो हिंदी के जैसे दिखने लगे वो शब्द क्या हो गए, वो सारे क्या हो गए, वो आपके तद्भव शब्द हो गए, ठीक है ना, पक्का। तो आइए अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपको, जिसके माध्यम से, जिनका प्रयोग करके क्या होगा, आपको तत्सम और तद्भव को पहचानने में सुविधा होगी या थोड़ी सी आसानी होगी। तो दो चार पॉइंट है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये होता है कि अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण। अभी अनुनासिक वर्ण क्या होता है,
ये आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था कि अनुनासिक वर्ण क्या होता है। इसको हम लोग लेते हैं चांद बिंदु, है ना। ये जो चंद्र बिंदु होती है इसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं, अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुनासिक वर्ण जो होता है सामान्यतः इसका प्रयोग जो होता है वो तद्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है, तद्भव शब्दों में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब शब्दों के लिए हो, लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर एग्जाम्पल, मतलब आप जैसे मानेंगे कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 100 एग्जाम्पल पढ़े, तो 100 एग्जाम्पल में आप देखेंगे तकरीबन 95 से ज्यादा एग्जाम्पलों में जहां पे क्या अनुनासिक वर्ण चांद बिंदु आ रहा होगा वो शब्द आपका कैसा होगा, तद्भव होगा, ठीक है। अधिकांशता में ये एक पहचान के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो अनुनासिक वर्ण होता है वो उससे मतलब उसका प्रयोग अगर कहीं किसी शब्द में होता है तो वो कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तद्भव आ रहा है, तो उसका तत्सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तत्सम बनाने के हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसका दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण क्या होता है, अनुस्वार वर्ण होता है मित्रों अंगा, ठीक है ना, अंगा, ठीक है ना। तो ये अनुस्वार वर्ण जो होता है इसका प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो सामान्यता या अधिकांशता हम बोल सकते हैं वो जो दिया गया शब्द होता है वो तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है ना। तो आप ज्यादातर देखेंगे, जैसे अभी हम एक पीछे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था चंद्र, चंद्र, है ना, चंद्र। तो चंद्र का हमने क्या लिखा, चंद्र का हमने लिखा चांद, ठीक है ना। तो देखिए अब आपके सामने पहचानने को आया, तो आप देखो यहां पे ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये अनुस्वार है, ये क्या है, अनुस्वार है। अब ये अनुस्वार है तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका अगर हमें क्या करना है, तद्भव बनाना है, तो ये देखिए ये अनुस्वार जो अनुस्वार है ये किसमें, ये आपका अनुनासिक में, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये अनुनासिक आ गया, अनुनासिक आ गया चंद्र बिंदु, तो अनुनासिक आने के कारण ये वर्ण कैसा हो गया, ये तद्भव हो गया, कैसा हो गया, तद्भव हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे पंचम, ठीक है ना, पंचम। तो पंचम का तद्भव क्या बना, देखिए पंचम का तद्भव बना 5, पंचम का तद्भव क्या बना 5। तो देखिए ये क्या है, ये आपका हुआ अनुस्वार, और ये क्या है, ये हुआ आपका अनुनासिक, ठीक है ना। तो ये जहां अनुनासिक हुआ वो शब्द क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया, और जहां पे ये अनुस्वार हुआ वो शब्द आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो एक पहचान आपके सामने क्लियर है, एक पहचान आपके सामने हो गई कि क्या जो हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका प्रयोग सामान्यतः किसमें होता है, उनका प्रयोग सामान्यतः तद्भव शब्दों में होता है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया, जो अनुस्वार वर्ण होते हैं उनका प्रयोग हमारा किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है। किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। तीसरा इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए, वो ये कहता है, वो क्या कहता है कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं या संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हम लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, छ, त्र, ज्ञ और श्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना, इनका प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है, ठीक है ना, इनका प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो सामान्यतः वो शब्द जो होता है वो कैसा होता है, तत्सम होता है। कैसा होता है, तत्सम होता है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग सामान्यतः किसमें होता है, तत्सम में होता है। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका और है, चौथा,
कि री है। अब देखिए इसका प्रयोग वर्तमान में एकदम लुप्त हो चुका है। ये वर्ण जो है री से ऋषि को जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो इस वर्ण के प्रयोग से निर्मित होने वाला शब्द सामान्यतः क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? तत्सम होता है, ठीक है ना। एक अन्य पॉइंट आपके सामने है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ सकते हैं, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में द्विगुण वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पूछे वर्णमाला पढ़ चुके हैं और इसी के माध्यम से क्या हो रहा है, आपका एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आप द्विगुण वर्ण को याद करें। द्विगुण वर्ण हमने जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, या इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं उच्छिप्त वर्ण। कैसे वर्ण? उच्छिप्त वर्ण। और ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये वर्ण होते हैं अड़ा और अढ़ा, ठीक है ना, अड़ा और अढ़ा, ठीक। तो ये जो दो द्विगुण वर्ण होते हैं, सामान्यतः इनका प्रयोग जो होता है वो तत्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है? तत्भव शब्दों में होता है, ठीक है। यानी ये कहीं अगर आपको किसी शब्द में ये वर्ण प्रयुक्त होते मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि दिया गया शब्द कौन कैसा है, या आपसे पूछा जाए कि कौन सा निम्न में से तद्भव है, और अगर कहीं विकल्प में आपके सामने किसी विकल्प में ये वर्ण प्रयुक्त हो, तो अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप उस विकल्प का चयन कर लीजिए। अधिकांशतः क्या होता है, वो विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। अधिकांशतः क्या होता है, वो विकल्प आपका सही होता है। तो क्या हुआ आपका? द्विगुण या उच्छिप्त वर्णों से बने वर्ण, जो कि क्या होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अड़ा और अढ़ा। वो कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। और एक अंतिम पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो क्या, जो कठिन शब्द होते हैं, इसको लिख लीजिए संस्कृत से मिलते जुलते। इसी को हम लिख सकते हैं कठिन अथवा क्लिष्ट, ठीक है, शब्द। कठिन अथवा क्लिष्ट शब्द जो होते हैं वो अधिकांशतः तत्सम के अंतर्गत जाते हैं। किसके अंतर्गत जाते हैं? तत्सम के अंतर्गत जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जिनका क्या कहते हैं, मदद लेकर के या जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं या उनके बीच में भेद कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर से आप लोग देख लें कि अनुनासिक वर्ण क्या? अनुनासिक वर्ण चंद्र बिंदु जो होता है उसका प्रयोग अधिकांशतः किन शब्दों में होता है? उसका प्रयोग अधिकांशतः तद्भव शब्दों में होता है। और इसका तत्सम बनाने के लिए, यानी अनुनासिक वर्ण को या अनुनासिक वर्ण से प्रयुक्त शब्द को हमको अगर क्या करना हो, तत्सम में परिवर्तित करना हो, तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, जो अनुनासिक वर्ण होता है उसको किसमें? अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है, तत्सम शब्दों में होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास आया था कि हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और श्राव। छत्र, ज्ञ और श्राव वो सामान्यतः किसके अंतर्गत आते हैं? तत्सम। यानी अगर किसी शब्द में संयुक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो तत्सम शब्दों के अंतर्गत जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? री। अगर किसी शब्द में री वर्ण का प्रयोग हुआ है तो अधिकांशतः वो शब्द किस कोटि का होगा? तत्सम की कोटि का होगा। या उच्छित या द्विगुण वर्ण से बनने वाले शब्द किसके अंतर्गत जाएंगे? तद्भव के अंतर्गत जाएंगे। और जो कठिन और क्लिष्ट शब्द होंगे वो सामान्यतः किसके अंतर्गत होंगे? तत्सम के अंतर्गत होंगे। ये कुछ बिंदु है जिनकी सहायता से क्या कर सकते हो आप? आसानी से तत्सम और तद्भव के बीच में भेद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये कुछ है, इसकी सहायता से आप लोग क्या करिएगा कि घर में आपके पास जो भी अभ्यास पुस्तिका है उसके क्या जो भी उदाहरण हो उसको देखिएगा और निकालने का प्रयास कीजिएगा। जो कुछ थोड़े से अलग मिले, देखिए बहुत कम उदाहरण अब इनकी हेल्प के लेने के बाद
बहुत कम उदाहरण ऐसे बचेंगे जो क्या कहते हैं आपको अलग दिखाई देंगे। तो आपका क्या काम होगा कि बस उन्हीं उदाहरणों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उन्हीं उदाहरणों को लिख लीजिएगा और उनका बार बार अध्ययन करिएगा, ठीक है, क्योंकि सामान्य से नियम तो जो लग रहे हैं वो सामान्य से हो गए, जो अलग हैं, जो थोड़े हट करके हैं, उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से एक समग्र जो हमारा तत्सम और तद्भव का जो एक टॉपिक है व्याकरण का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से आपका देखिए वोकैब का एक बहुत बड़ा पोर्शन सॉल्व हो जाएगा आपका तत्सम और तद्भव का। तो आप आज ही क्या करेंगे कि आपके पास जो कोई भी अभ्यास पुस्तिका हो उससे इस टॉपिक को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। डेली 30 40 40 50 50 क्वेश्चन करके आप लोग इसका अभ्यास करिए, ठीक है ना। अभ्यास करेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए शब्द रचना के अंतर्गत ये पूरा टॉपिक आपका तत्सम तद्भव आ गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये दो प्रकार जो है इसके, ठीक है, तत्सम और तद्भव क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम लोग इसके एक अन्य प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो कि कौन सा है, वो प्रकार आपका है देशज शब्द, ठीक है ना। देशज शब्द, ठीक है ना। तो अब जरा इसको भी देखिए। तो देखिए इस शब्द को जब हम क्या करेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये आया देश और दूसरा यहां प्रत्यय लगा जा, ठीक है ना। देश और जा से मिलकर के आपका एक शब्द बना देशज। तो देखिए जा जहां कहीं यूज होने लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, ठीक है ना, जन्म लेने वाला। और कहां, देश में। अब देखिए बात हुई, अब देखिए अब इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे देखते हैं। देशज शब्द क्या होंगे, देशज शब्द का यहां से अगर हमने इसको तोड़ा तो ये लिया जन्म लेने वाला और देश में, देश में जन्म लेने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो देशज कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देश में जन्म लेने वाले शब्दों को हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हिंदी है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो हिंदी है इसकी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है ना। हिंदी जो है अगर हम इसका क्रम देखते हैं तो हिंदी भाषा को जब हम देखते हैं तो हिंदी एक समृद्ध भाषा है, अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है, ठीक है ना। एक ये हिंदी भाषा है और इस भाषा के अंतर्गत इसकी 5 उपभाषाएं हैं, है ना। इसकी क्या 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, है ना। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, ठीक है ना। तो ये 18 बोलियां इसके अंतर्गत कुछ है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, तो ये 18 बोलियां हैं। तो उन बोलियों में क्या होता है कि कई जगह स्वरूप बदलता है। देखिए भारत क्या है, भारत जो है वो विविधताओं का देश है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हर थोड़ी दूरी पे या निश्चित दूरी के बाद क्या होता है, भाषा का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। भाषा हमारी हिंदी ही रहती है। अब देखिए जैसे हम लोग ने इसका स्वरूप पढ़ा, तो जैसे हम लोग इसकी उपभाषाओं के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो क्या होती है इसकी, इसके अंतर्गत एक आती है राजस्थानी हिंदी आ जाती है ना, एक राजस्थानी हिंदी आ जाती है, एक पश्चिमी हिंदी आ जाती है, एक पश्चिमी हिंदी आ जाती है, एक पूर्वी हिंदी आ जाती है ना, एक पूर्वी हिंदी आ जाती है। तो इस प्रकार इसकी उपभाषाएं होती हैं। तो देखिए भाषा सबकी हिंदी है, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक बात कर लिया, जैसे हमने बोला यहां पे हमने स्वरूप ले लिया पश्चिमी हिंदी का, ले लिया, क्या ले लिया, पश्चिमी हिंदी का ले लिया। तो ये हिंदी की एक उपभाषा हो गई, हिंदी की एक उपभाषा हो गई, ठीक है ना। और यहां पे हमने क्या लिया, यहां पे हमने एक बात जैसे ले लिया राजस्थानी हिंदी, क्या ले लिया, राजस्थानी हिंदी। तो ये उपभाषा में इसके अंतर्गत इसके अन्य प्रकार है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत उसके उपप्रकार है जिसमें क्या क्या आ जाता है, आपका कन्नौजी आ जाती है, बुंदेली आ जाती है, ठीक है ना, बुंदेली आ जाती है। और क्या आ जाती है आपकी इसमें, हरियाणवी आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है ना, खड़ी बोली आ जाती है। 2 और इसी के प्रकार स्वरूप है। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कई बोलियां हैं, कई बोलियां हैं, लेकिन इनका बातचीत का माध्यम क्या है, बातचीत का माध्यम हिंदी है, लेकिन इसके अंतर्गत जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो बदलने लगते हैं, ठीक है ना।
वो बदलने लगते हैं। एक निश्चित, जैसे मान लीजिए देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड में कुछ शब्द अलग होते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, यहां पे मेरठ का क्षेत्र हो जाता है, तो यहां पे कुछ शब्दों में भिन्नता आ जाती है। दोनों ही है किसके, दोनों ही भाषा हिंदी बोलते हैं, भाषा हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनमें क्या है, कुछ भाषा का अपना वैशिष्ट्य है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं। तो उस विशेषताओं के साथ वो क्या होता है, कुछ नए शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह जब आप राजस्थान में जाएंगे ना, तो राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में हिंदी है, लेकिन क्या क्या करते हैं कि उसमें कुछ नए शब्दों को समाहित कर लेते हैं, वो लोग कुछ अपने शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हिंदी में एक क्षेत्र विशेष में कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं, वो भाषा की विशेषता को प्रकट करने के लिए, या भाषा में, ठीक है, नए नए शब्दों का प्रयोग होता है बोलियों के अंतर्गत। तो वही शब्द यानी क्षेत्र विशेष में जिनका जन्म होता है, या इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह लें कि आंचल में आंचलिक शब्दों का प्रयोग। अब आंचल की क्या बात करेंगे, तो आंचल का मतलब भी वही क्षेत्र, उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, उसी क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या बनाएंगे, इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका जन्म जो है, क्या बनाएंगे, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आंचलिक स्तर पर होता है, आंचलिक स्तर पर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आंचलिक स्तर पर होता है। और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यानी देश के किसी भी भाषा, देश के किसी भी कोने में उन शब्दों का जन्म हुआ, लेकिन उसका प्रयोग क्या हुआ, हिंदी भाषा में हिंदी के रूप में होने लगा, हिंदी भाषा में हिंदी के रूप में होने लगा, तो वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे, वे शब्द आपके देशज शब्द कहलाएंगे, ठीक है, देशज शब्द कहलाएंगे। देखिए बहुत छोटे से एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या है कानपुर में रह रहे हैं, कानपुर से हम लोग, तो यहाँ पे सामान्य रूप से लड़का बोला जाता है, ठीक है ना, लड़का या लड़की शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मेल के लिए, मेल का जो वर्जन है वो क्या कहलाता है, लड़का कहलाता है, और फीमेल का जो वर्जन है उसके लिए हम लोग लड़की शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, लड़की शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं से आप थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाइए, है ना, जब आप ब्रज क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, तो ब्रज क्षेत्र की ओर जब आप बढ़ते हैं तो वहां पे वो लड़का और लड़की का जो बोली है वो ना बोल करके वहां क्या बोलते हैं, वो लोग उसको लला या लली बोलने लगते हैं, या लल्ला या लल्ली बोलने लगते हैं, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, लड़का या लड़की ही होता है ना, लड़का या लड़की होता है। तो देखिए ये क्या हुआ कि उस और ये जो शब्द आपका आया क्या, लला या लली या लल्ला या लल्ली, तो ये शब्द भी किस भाषा का हुआ, ये भाषा इसकी क्या हो गई, हिंदी हो गई, है ना। और जो लड़का या लड़की था वो भी किस भाषा का शब्द हुआ, हिंदी का हो गया। तो देखिए एक क्षेत्र विशेष में एक, ठीक है, आंचलिक स्तर पे क्या हुआ, एक नए शब्द आया जो कि किस भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ, हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार जब आप बुंदेलखंड की ओर बढ़ेंगे, बुंदेलखंड की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पे उसी को क्या बोलते हैं, जो लड़का या लड़की है उसको जब आप लोग बुंदेली भाषा में बोलेंगे तो बोली के रूप में वहां पे उसको मोड़ा या मोड़ी बोलने लगते हैं, बोलते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा जो पढ़ रहे हैं, तो जो बुंदेलखंड साइड के लोग होंगे वो जानते होंगे कि लड़के और लड़की को वहां पे आंचलिक स्तर पर मोड़ा या मोड़ी कह करके बुलाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी किस भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, हिंदी भाषा के, ठीक है ना। तो सामान्य बोलचाल की भाषा तो हिंदी होती है,
लेकिन वो क्या होता है कि कुछ अपने क्या आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग उसमें करते हैं। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। कैसे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो देखें, जैसे, ठीक है, जैसे उसके उदाहरणों में हम लोग देखते हैं, जैसे खटिया, है ना, खटिया। जैसे लुटिया, लुटिया, है ना। अब कुछ शब्द होते हैं जो हम लोग स्वयं में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना, स्वयं में प्रयुक्त करते हैं। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं दनादन। अब इसकी उत्पत्ति का कोई निश्चित वो नहीं है, लेकिन क्या है, हिंदी भाषा में ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ना। अब इसकी उत्पत्ति का हमें कोई स्रोत भी नहीं मालूम है कि कहां, लेकिन हाँ, हिंदी में देश के अंदर ये शब्द को कहीं पे क्या होता है, क्या हुआ होगा, प्रयोग में लाया गया होगा किसी भाषा या उपभाषा के अंतर्गत, और वो हिंदी में क्या प्रयुक्त होने लगा। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? ये शब्द आपका कैसा हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए खर्राटा, ठीक है ना, फर्राटा, फर्राटा, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोले फर्राटा, जैसे हम लोग बोले चहचहाना, ठीक है, हिनहिनाना, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इसका कहां पर ये हुआ। कोई आंचलिक भाषा के रूप में ये शब्द प्रयुक्त होना चालू हुए और हिंदी भाषा में, ठीक है, उनके प्रयोग के आधार पर वो सामान्य रूप से क्या होने लगे, प्रचलित हो गए। तो यही शब्द आपके क्या शब्द कहलाए? देशज, ठीक है। एक आध एग्जांपल इसका और देख ले। जैसे देखिए एक शब्द है, अब देखिए ये शब्द देखिए आप लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हो, डोसा, है ना। अब अगर आप इसको देखना चाहो तो देखो आप बहुत आसानी से पता सकते हो कि डोसा शब्द जो है, ये जो क्या है, व्यंजन है, ये कहां का है? ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का व्यंजन है ना, दक्षिण भारत का है। तो जाहिर सी बात है इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई होगी वो दक्षिण भारत में हुई होगी, है ना, दक्षिण भारत में हुई होगी। लेकिन आज ये शब्द जो है वो हिंदी भाषा में, अब हिंदी में अगर हम प्रयोग करते हैं तो डोसा के लिए किसी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कोई दूसरा शब्द तो प्रयोग में नहीं लाते, है ना। हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो क्या इसको अलग शब्द से बुलाते हैं? नहीं। तो ये क्या हुआ, ये दक्षिण भारतीय शब्द जो है वो हिंदी भाषा में क्या हुआ, एज ए हिंदी की तरह, हिंदी के शब्द की तरह प्रचलित हो गया। तो ये डोसा जो होगा, ये शब्द कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा आपका? देशज शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि देशज शब्द क्या हो जाएंगे? तो देशज शब्द वे शब्द हो जाएंगे जो कैसे होंगे, जिनका जन्म क्या होगा, देश के अंदर, ठीक है, कहीं हुआ होगा और आंचलिक भाग में वो क्या होंगे, बोले जाते रहे होंगे, और हिंदी भाषा में क्या होंगे, वो हिंदी के शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगे होंगे। तो ऐसे शब्द जो आपके क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे, ठीक है, देशज शब्द कहलाएंगे। आइए इसके एक अगले प्रकार पे हम लोग चर्चा करते हैं। देशज के साथ ही हम लोग देखते हैं एक इसका अन्य प्रकार था विदेशज। विदेशज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ज्यादा कोई बहुत आप स्पष्ट ही समझ पा रहे होगे कि जैसे हमने तोड़ा था तो इसकी कौन से शब्द हो गए, जा तो हो गया क्या आपका इसका प्रत्यय, और विदेश, जा का मतलब क्या हुआ, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, और विदेश का मतलब भारत के बाहर या दूसरे देशों से। तो जाहिर सी बात है, देखिए विदेशज शब्द क्या है, तो थोड़ा सा जब इतिहास के दृष्टिकोण में जाएं तो आप इतिहास के दृष्टिकोण में जानते हैं कि भारत पे प्राचीन काल से ही बहुत से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, क्योंकि भारत क्या था, एक बहुत संपन्न देश था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस के क्रम में पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या है, अरबी आए, पहले फारसी आए, फिर अरबी आए, तुर्की आए, ठीक है, फिर मुगल आए, फिर यूरोपीय देशों ने आक्रमण किया, पुर्तगाली आए, स्पेनिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेज। तो ये सब जब यहाँ पर आए, ठीक है ना, तो यहाँ पे भाई उनका काम क्या था, उनको तो यहाँ से लूटना था, लेकिन क्या वो सिर्फ लूट के गए, हाँ लूट करके गए, लेकिन वो हम लोगों को दे भी बहुत सी चीज गए, ठीक है ना। वो क्या कर गए कि जब यहाँ पे रहे तो उन्होंने बहुत से शब्द दिए, ठीक है ना, बहुत से शब्द दिए जो कि हिंदी भाषा में क्या हुए, हिंदी के रूप में प्रचलित हो गए, ठीक है ना, एकदम हिंदी के रूप में वो बोले जाने लगे, ठीक है ना।
तो इससे जो क्या हुई, हमारी भाषा जो हुई वो और अधिक समृद्ध हो गई, वो और अधिक समृद्ध हो गई। और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि सामान्यतः जो भाषाएं हैं उनकी भाषाओं से हमारी जो हिंदी भाषा है उसका जो शब्दकोश है वो कई गुना विस्तृत है या कई गुना बड़ा है ना। जो अंग्रेजी की भाषाएं है सामान्यतः इसमें क्या 18 से 20 हजार के आसपास जो होता है वो वोकैब है, लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है तो एक आकलन के अनुसार ऐसा माना गया है कि हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो लगभग 2 लाख शब्दों के आसपास है, ठीक है ना। तो आप खुद एक इसको कंपेयर कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि देखिए एक भाषा क्या है जहां पे लगभग 20 हजार के आसपास शब्द है, और एक भाषा क्या है, एक भाषा इतनी समृद्ध है जहां लगभग 2 लाख के। तो आप समझ लीजिए कि हमारा भाषा का शब्दकोश जो है वो कितना समृद्ध है। तो वो शब्दकोश बना कैसे, वो इन्हीं शब्दों से बना, ठीक है ना। क्या हुआ कि जो विदेशी है तो उनके द्वारा जो शब्द प्रयुक्त हुए, तो सुविधा की दृष्टि से हमने उन शब्दों को हिंदी भाषा में क्या किया, प्रयोग कर लिया। और आज वर्तमान में ये जो शब्द है, ठीक है ना, ये जो शब्द है वो हिंदी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें समझ ही में नहीं आता है कि ये हिंदी भाषा के ना होकर के किसी अन्य भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अगर पेपर में ये शब्द आपसे ना पूछे जाए तो आप इसका आकलन ही नहीं कर सकते हो कि ये क्या हमारे शब्द नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है मित्रों कि हम लोग जब चर्चा करते हैं ना, तो हम लोग जब कहते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो वास्तविकता तो ये है कि वर्तमान में आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शुद्ध रूप से हिंदी बोलता हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम इन शब्दों का देशज या विदेशज शब्दों का प्रयोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में करते हैं। मतलब बिना इनके यूज के या इनके प्रयोग के शुद्ध रूप से अगर हम हिंदी, मान लीजिए किसी ने पढ़ के बोलना भी चालू कर दिया तो सामने वाला उसको समझने में अक्षम हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे अगर आप किसी से बोलेंगे तो सामने वाला को आपको पागल कहने लगे कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बाजार में जाते हैं, है ना, बाजार में जाते हैं तो हम लोग जैसे हम लोग को सवारी करनी होती है तो हम लोग रिक्शे को बुलाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं रिक्शे वाले को बुलाओ, भैया रिक्शे वाले इधर आ जाओ, है ना। तो हम उससे पूछते हैं रिक्शा खाली है, यही पूछते ना, रिक्शा खाली है, तो कहता हाँ खाली है। तो साथियों आप जानते हैं कि ये जो रिक्शा शब्द है ना, ये रिक्शा भी हिंदी भाषा का नहीं है, ये भी एक विदेशी शब्द है। अगर आप इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे तो जानते हैं आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको उससे बोलेगा अरे रिक्शे वाले भैया क्या आपकी त्रिचक्र वाहिनी खाली है, तो उठा के वो 2 थप्पड़ आपको मारेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे वो त्रिचक्र वाहिनी। अब बताइए रिक्शे को क्या बोलते हैं, त्रिचक्र वाहिनी बोलते हैं। अब आप उससे बोले त्रिचक्र वाहिनी खाली है तो कहेगा आ गया दूसरा पागल आ गया, ठीक है। तो ये तो जब हो सकता है ना कि जब दोनों लोगों को मालूम हो। तो देखिए ये एक क्या शब्द हुआ, त्रिचक्र वाहिनी का स्थान किसने ले लिया, रिक्शा ने ले लिया। क्या हुआ, सुविधा अनुसार कि बोलने में उसको आसानी थी, ठीक है, और वो आसानी से क्या हुआ हमारी भाषा में घुल मिल गया। तो वो शब्द क्या हो गया, वो विदेशी शब्द ना होकर के कैसा हिंदी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सामान्य से इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से निकलकर हिंदी भाषा में हिंदी के रूप में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, है ना। तो विदेशी भाषा के जो शब्द है वो हिंदी में कैसे, हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम चाहें, या दूसरे शब्दों में हम बोलना चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका ऐसे शब्द जिनका जन्म क्या हुआ है, जिनका जन्म या जन्म नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत
अथवा हिंदी भाषा से अलग हूं। संस्कृत अथवा हिंदी भाषा से अलग हो, वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत एक विस्तृत कैटेगरी होती है, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरबी फारसी शब्द पढ़ते हैं। अरबी, ठीक है, फारसी। अब देखिए, जो भी आक्रमण कर रहा है वो अपने साथ अगर कुछ ले गया है तो हमें यहां दे भी गया है। कुछ शब्द हिंदी भाषा में होते हैं तुर्की के, ठीक है, तुर्की के होते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे किसके होते हैं? पुर्तगालीज होते हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है, पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रेंच शब्द हम लोग यूज करते हैं हिंदी भाषा में, कुछ फ्रेंच। और इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि कौन सा शब्द, या शब्द दे देता तो आपसे पूछ लेता है किस भाषा का शब्द है, या पूछ लेता है कि दिए गए शब्दों में से तुर्की भाषा का या पुर्तगाली भाषा का शब्द छाटिए, ठीक है। तो ये शब्द आपके लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो विदेशज शब्द क्या होगा इसके अंतर्गत? और सबसे महत्वपूर्ण तो भाई जो हम पे सबसे ज्यादा समय तक क्या किए राज किए, वो कौन है? अंग्रेजी भाषा के शब्द, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो कि क्या नाम, सामान्य बोलचाल की भाषा में। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग अगर हिंदी में बोलना चाहें तो बहुत कठिन हो जाता है। देखिए जैसे अब जैसे बटन है हमारा, ठीक है ना, हम लोगों ने बोला बटन, तो ये बटन जो है वो क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन क्या है? हिंदी में हिंदी के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारी बटन लगा दीजिए, तो उसको क्या हिंदी में बोलते हैं? नहीं, वो हिंदी में किस रूप में बोलते हैं? वो जो शब्द है वो हिंदी के रूप में इसमें स्वीकार हो गया है, तो वो कैसा शब्द हो गया? विदेशज, वो विदेशज शब्द हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके क्या, जो हमारा किसके, हमारा उत्पत्ति के आधार पे जो एक प्रकार था, ठीक है ना, वो एक प्रकार चौथा विदेशज प्रकार था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए अपने अगले प्रकार पे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रकार हमारा होता है वो कहलाता है संकर अथवा मिश्रित शब्द, ठीक है ना, संकर अथवा मिश्रित शब्द। तो देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, मिश्रित मत या संकर। मिश्रित का मतलब क्या हुआ? मिला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? मिला हुआ। अर्थात इस शब्द का जो निर्माण हुआ होगा, उस शब्द का जो निर्माण हुआ होगा, तो वो कैसे हुआ होगा? दो भिन्न भाषाओं के, ठीक है ना, दो भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित शब्द, ठीक है ना। लिख लीजिए आप लोग इसको, दो भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित शब्द। यानी क्या हुआ? देखिए हमने अभी जैसे पढ़ा ना विदेशज शब्द, और हमारे पास पहले से संस्कृत और हिंदी भाषा के शब्द थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को आपस में मिला दिया, और उनके मिलाने से जो नया शब्द बना वो हमारा शब्द क्या कहलाता है? वो हमारा शब्द कहलाता है संकर शब्द या मिश्रित शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे ये अंतिम विभाजन था, पांचवा विभाजन, ठीक है, जो कि ये था आपका संकर एवं मिश्रित शब्द, जो कि क्या कहता है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो निर्मित शब्द होता है वो आपका क्या कहलाता है? संकर अथवा मिश्रित शब्द कहलाता है, ठीक है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं ये शब्द हमारा क्या कहता है। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा मशीनीकरण, है ना, मशीनीकरण। अब देखिए ये मशीनीकरण में ये मशीन क्या है? मशीन शब्द तो किसका है? ये शुद्ध शब्द देखिए मशीन शब्द आया, ये किसका आया? अंग्रेजी भाषा का आया, है ना, अंग्रेजी भाषा का शब्द आया। और ये करण इसमें जो लगा वो किस भाषा का हुआ? हिंदी भाषा का हुआ, ठीक है ना। तो देखिए ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा के मिलने से एक नया शब्द बना, ठीक है, जो दो, जिसमें क्या हुआ ये जो मशीनीकरण शब्द है इसमें दो भिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है, दो भिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस कारण से ये शब्द क्या बन गया?
ये शब्द आपका कैसा हो गया, संकर अथवा मिश्रित शब्द हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हम एक शब्द आपका ले लेते हैं, जैसे हमने लिया सिनेमा घर, है ना। तो अब ये देखिए, ये सिनेमा भी कैसा शब्द है भाई, ये सिनेमा भी कैसा शब्द है, सिनेमा शब्द है अंग्रेजी का। और ये घर शब्द कैसा है भाई, घर शब्द कैसा है, घर शब्द कैसा है, ये आपका है हिंदी का। तो हिंदी और अंग्रेजी के मिलने से शब्द जो बना, ये क्या बना, ये कैसा हो गया शब्द आपका, संकर और मिश्रित शब्द। देखिए दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे तोप गाड़ी, है ना, तोप गाड़ी। अब देखिए तोप ये कैसा शब्द है, तोप ये शब्द है तुर्की भाषा का, है ना, तोप ये शब्द है तुर्की, और ये गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी भाषा का। ठीक है ना। तो देखिए दो भिन्न भाषाओं के मिलने से जो शब्द बना तोप गाड़ी, ये शब्द कैसा हो गया, ये शब्द हो गया संकर अथवा मिश्रित शब्द। ठीक है ना, कैसा हो गया, संकर अथवा मिश्रित शब्द। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि संकर और मिश्रित शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आज की क्लास है उसका हम लोग समापन करते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है कि शब्द विचार का जो हमारा टॉपिक है उसका जो दूसरा विभाजन था उत्पत्ति के आधार पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने किसका किसका अध्ययन किया, तत्सम शब्दों का अध्ययन किया, तद्भव शब्दों का अध्ययन किया, उसके बाद हम लोगों ने देशज शब्दों का अध्ययन किया, फिर एक विदेशज शब्दों का अध्ययन किया, और अंत में संकर और मिश्रित शब्दों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमारा जो शब्द विचार का दूसरा विभाजन था वो पूर्ण होता है। अपनी आगे की क्लास में हम लोग इसके अन्य जो दो महत्वपूर्ण विभाजन बचे हैं उसकी चर्चा को करेंगे और उसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है अपनी अगली क्लास में हम कुछ प्रश्नों के साथ भी इसके आपके सम्मुख उपस्थित हो। ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया है तो इसका आज अब सभी लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे घर पे। तत्सम तद्भव जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, हर पेपर में उसके कम से कम हिंदी अगर किसी पाठ्यक्रम का विषय है तो एक दो क्वेश्चन उसके आपको वहां पे जरूर मिलते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग तत्सम तद्भव को, जैसा कि मैंने बता दिया और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, उसकी सहायता से आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है ना, उसको पहचानने का प्रयास करें। और बस इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं और आप लोगों से फिर अंत में वही एक निवेदन कि वीडियो जो है ये आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और जो कुछ भी सुझाव हो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, जिसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपके सामने इसी के आगे से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।